हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहां पर आपको किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है वो होता है क्वालिटी में एक नंबर। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट को हमने देखा होगा, उससे पहले हमने इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा होगा और उससे पहले हमने इसके माइंड मैप को देखा। मतलब अभी तक 3 लेक्चर्स आप लोगों को मिल चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप जानते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उनका आंसर करते हैं, किस तरीके से हम वेरी शॉर्ट का आंसर करते हैं। और अब हमें देखना है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हमें इसका आंसर करना पड़ेगा और कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो चलते हैं इसके तरफ, लेकिन यहां जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च किया है अपने बुक्स को। ये एक ऐसे बुक्स हैं स्पेशल तरीके से आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसको अगर आप पढ़ते हो तो इसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें दिए सैंपल पेपर्स की क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप इसे एक बार सॉल्व कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बुक्स हमें मिलेंगे कैसे। तो इन बुक्स को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करना है और आपको कांटेक्ट करना है हमारी टीम से। फिर हमारी टीम आपको बताएगी किस तरीके से आप बुक ले सकते हैं, तो फिर आप उधर से बुक हमारा ये सब ले सकते हैं, ठीक है। और भी बात है कि धीरे धीरे अभी सारे क्लासेस के बुक्स जो हैं वो डिजाइन किए जा रहे हैं, सबको तैयार किया जा रहा है, तो जल्द ही सारे क्लासेस के बुक्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो इसी अच्छे बातों के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला सवाल क्या है, एक नजर डालेंगे। तो पहला सवाल हमसे कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां पर जो है बात करना है अबाउट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे। और यहां पर हमसे बोल रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। क्या हो सकता है डिफरेंस? तो डिफरेंस की बात करें तो देखो लिखता है कुछ ऐसा कि एक्टिव इम्यूनिटी is the direct immune response of the body towards an antigen, whereas passive immunity is the transfer of lymphocyte to an individual from an allergy from an already immunized person, as in the case of breastfeeding। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर हम एक तरफ एक्टिव इम्यूनिटी को रखेंगे, एक तरफ अगर हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी को रखते हैं और एक तरफ अगर हम लोग रख दे पैसिव इम्यूनिटी को, एक तरफ अगर हम रख देते हैं पैसिव इम्यूनिटी को, तो यहां पर जो है हमें देखने को मिल रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी में कहता है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज द डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कहने का है कि जो आपके बॉडी में मौजूद है, जो आपके बॉडी में पहले से है, बॉडी में ये जो है ये नेचुरली आपके बॉडी में ये है, ठीक है, ये आपके बॉडी में आएगा नेचुरली। और फिर ये जो कहता है पैसिव, इस वाले केस में कह रहा है कि इसमें ट्रांसफर किया जाता है लिम्फोसाइट का, जिसमें कि हमने एक बार मदर मिल्क के बारे में पढ़ा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग की कहानी है। जैसे कि इसमें मदर्स के मिल्क को हम रख सकते हैं। मदर्स के मिल्क को लेने का यही मेन कारण होता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा क्या जाता है, ये फैक्ट है कि अगर इनिशियल डेज में मदर्स के मिल्क को मदर का जो मिल्क होता है इसी से उस बच्चे का भोजन किया जाना चाहिए, उस बच्चे को फीड किया जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि मदर्स के मिल्क में वो एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं जो उस बच्चे की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, ताकि वो डिफरेंट डिजीज से लड़ सके। कोई अगर पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर करता है तो वो उसके खिलाफ उससे लड़ सके। तो ये वाली चीजें जो है वो आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी में, और जो पहले से है वो हमें आ जाता है एक्टिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी की खास बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म होता है। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है, और वहीं अगर हम पैसिव की बात करें तो ये हम कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म होता है। क्या हो रहा है, दोनों में बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग टर्म है एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट टर्म होता है।
तो वही कहने का मतलब है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज द डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एन एंटीजन, वेराज तो यहां पर एंटीजन, तो कहने का मतलब है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, जो भी हमारे बॉडी में पैथोजन एंटर करने वाला है उससे ये डायरेक्टली लड़ने वाला है और उसको किल करेगा और हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ साथ कह रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी इज द ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड पर्सन, जैसे कि मदर से उनके बच्चों में ये एंटीबॉडीज भेजा जाता है थ्रू मिल्क, जो कोलेस्ट्रम होता है, जो येलोइश थिक मिल्क होता है मदर्स की इनिशियल लैक्टेशन का जो पीरियड होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है वो क्या चीज़, तो इम्यूनिटी जिसके मदद से हम किसी भी पैथोजन वगैरह से लड़ते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि उधर हमें क्या देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहां पर ट्यूमर के बारे में हमें डिस्कशन है और ट्यूमर के जो 2 टाइप्स हमें देखने को मिले थे उनके बीच में हमें डिफरेंस करके बताना है क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो कहानी सबसे पहले शुरू होती है किसी भी सेल में। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक सेल जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में बैठा है, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है। अब सेल से हम उठ के आ जाते हैं एक तरफ किसी ग्रुप ऑफ सेल पे, यहां पर हम आ जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल की तरफ, और एक बार इसका यहां पर एक डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं कि अगर हमने एक ग्रुप ऑफ सेल को लिया और यहां पर अगर हम इस तरीके से एक डायग्राम बना दें कि ये रहा इस सेल का ये ग्रुप रहा, ठीक है, ये इस सेल का जो है वो यहां पर ग्रुप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने किसी भी बॉडी के किसी पार्ट को कट किया है और कट करके हम उसे स्टडी कर रहे हैं, या और स्टडी करने में हमें पता चल रहा है कि ये बहुत सारे सेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिला, ये ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर मौजूद है। अब ग्रुप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल गया। इसमें जितने भी सेल्स है वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और साथ साथ यहाँ पर जो सेल मौजूद हैं वहां पर उनमें हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जिसे हम लोग जानते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के नाम से जानते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल की वो खासियत है, ये प्रॉपर्टी है जो सेल को बांध करके रखती है कुछ पैरामीटर्स में। जैसे कि सेल का जो भी सेल है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लीवर सेल है, एग्जाम्पल में अगर हम ले लें कि लीवर के सेल को, तो लीवर का सेल जब भी डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद जब ये नए सेल्स बनाएगा, तो ये जो न्यू सेल्स बनेंगे, इन न्यू सेल्स की खास बात ये होगी कि इनका कितना साइज होना है ये फिक्स्ड है। इनका क्या साइज होना है ये फिक्स्ड है। ये जो सेल जो भी आएंगे वो किस शेप के होंगे ये भी फिक्स है कि किस शेप एंड किस साइज का इस सेल को होना है। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें अपने कोई दूसरे सेल्स को उठा लो, फॉर एग्जांपल कि अगर हम उठा लेते हैं अपने आरबीसी को, तो आरबीसी में भी वही सेम काम है कि जब वो नया सेल बनेगा तो उसका जो शेप है वो हमें पता है कि ऑलवेज वो बाई कनकेव होने वाला है। अगर वो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट नहीं है तो उसका जो रेड ब्लड सेल का शेप है वो बाइकनकेव होने वाला है। इसका जो साइज है वो भी फिक्स्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड शेप एंड साइज में ये है, तो इस तरीके से एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहां पर एक कुछ ऐसा हो जाता है कि ये नॉर्मल कंडीशन जो शेप एंड साइज का है ये डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये डिस्टर्ब हो गया। अब चूंकि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसका डिस्टर्ब हो चुका है, तो अब फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बोलें, अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स यहां पर मौजूद है, इसी में से अगर किसी एक सेल, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको उठा करके अगर हम यहां बनाते हैं, तो ये सेल क्या है, ये सेल डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये 2 सेल्स बना देगा। ठीक है, ये यहीं तक नहीं रुकेगा, इसके बाद यहां से और कहानी आगे बढ़ेगी और ये सेल जो है वो बहुत जल्दी डिवाइड करेगा और जिस रेट में इसको डिवाइड करना चाहिए था एज पर एज रिक्वायरमेंट, उससे भी ज्यादा स्पीड से ये डिवाइड करना शुरू करेगा। अब जब ये डिवाइड करेगा, लेकिन यहां पर वो जगह नहीं है कि इस सेल को फिट किया जा सके,
तो इसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, इसी जगह पर बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बनता हुआ हमें दिखाई देगा, एक झुंड हमें यहां बनता हुआ दिखाई देगा एक। और यहां पर इसके साथ साथ क्या है कि ये सेल डिवीजन होते 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 इसी जगह पर हमें एक बहुत बड़ा इस तरीके से हमें मास बनता हुआ दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा हमें यहां पर मास बनता हुआ दिखाई देता है। और इसी मास को हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं, इसी चीज को हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं, फिर इस वाले एरिया में हमें और भी ज्यादा लिखना है। ठीक है, ये रहा ट्यूमर। ओके, इसको हम इरेज कर रहे हैं फिलहाल। अब यहां पर कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर हम ट्यूमर को उठा करके देखें तो यहां पर हमने ट्यूमर को जो है, ट्यूमर को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया था। जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दैट इज कि एक को हमने कह दिया था इस तरीके से बेनाइन, और दूसरे को हमने यहां पर नाम दे दिया था मैलिग्नेंट, दूसरे को नाम दे दिया था हमने यहां पर मैलिग्नेंट। तो ये दो तरीके के ट्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब मुद्दा यह है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब ये ट्यूमर हम जान रहे हैं कि ये मास ऑफ द सेल बन के तैयार हुआ है, तो ये सेल का मास है, ये बहुत ज्यादा बड़ा, एक बहुत बड़ा मास हमें मिल गया है, तो ये मास ही होंगे, दोनों के दोनों सेल के मास होंगे। तो फिर ये दो तरीके के कैसे होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बिल्कुल साफ है, आपका कहना सही है कि दोनों सेल हैं, मास हैं, सेल के बहुत बड़े मास हैं। लेकिन बेनाइन में क्या होता है कि ये नॉन कैंसरस होते हैं, ये जो है ये नॉन कैंसरस होते हैं। यही हमारे यहां पे लिखता है कि बेनाइन ट्यूमर इज नॉन कैंसरस। तो ये क्या होते हैं, ये नॉन कैंसरस होते हैं। और इसकी बात करें तो ये कैंसरस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेनाइन है ये आगे जाकर के कैंसर कॉज नहीं करने वाला, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो बनता है ये आगे जाकर के कैंसर कॉज करता है, ये आगे जाकर के कैंसर कॉज करता है। अब देखिए, चूंकि ये कैंसर कॉज नहीं करता है तो ये ऐसा नहीं कि खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है ये मोर डेंजरस है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर हम कंपेयर करें इससे तो दिस इज मोर डेंजरस, तो हम यहां पे इसको लेस डेंजरस लिख सकते हैं कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन में? तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो है वो लेस डेंजरस है, वो वाला ज्यादा डेंजरस है। इसकी बात करें तो इसकी एक और खास बात है, खास बात ये है कि ये जिस जगह पर होता है वो उसी जगह पर फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये बॉडी के किसी पार्ट में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बॉडी के पार्ट में हो रहा है तो जिस जगह पर ये होगा ये उसी जगह पर रुका हुआ होगा। लेकिन अगर हम मैलिग्नेंट कैंसर्स की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की खास बात यह है कि ये उसी जगह पर रुका हुआ नहीं रहता है, ये स्टार्ट करता है मूवमेंट पूरे बॉडी में। तो ये धीरे धीरे जो है ये अपना एरिया बढ़ाता जाता है, ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में घूमता चला जाता है। तो इसका जो इसका ये जो है ये फिक्स जगह पर रहता है, फिक्स प्लेस है। लेकिन इस केस में हमें देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द बॉडी ये जो है ये मूवमेंट करता है, पूरे बॉडी में ये मूवमेंट करता है। जस्ट बिकॉज कि ब्लड का जब फ्लो हो रहा होता है तो ब्लड के फ्लो में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं और वो ब्लड फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करता है। और जब ये डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर रहा होता है तो उस दौरान जो है हमारे बॉडी के जो अदर पार्ट्स है वो भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला, यहाँ पर देखने को मिला इन दोनों के बीच का डिफरेंस। वही लिखता है कि बेनाइन ट्यूमर इज नॉन कैंसरस फॉर्म ऑफ ट्यूमर whereas slow growing and malignant tumor is the cancerous and it's fast growing। और साथ साथ एक और चीज यहाँ पे लिखता है कि ये वाला जो है इसमें हमें स्लो ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लिखता है स्लो ग्रोइंग इस वाले केस में, और इस वाले केस में ये लिखता है क्या, तो इसमें लिखता है ये फास्ट ग्रोइंग, ये फास्ट ग्रोइंग हो गया। और ये रहे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम चलते हैं आगे। तो कुल मिला के बात यही है कि एक नॉर्मल सेल था जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के खो जाने से क्या होता है, यहाँ पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण यहाँ पे एक मास बन के तैयार होता है बहुत सारे सेल्स का, जिसे हमने ट्यूमर का नाम दिया। ये दो तरीके के हैं, एक है बेनाइन, एक है मैलिग्नेंट। बेनाइन जो है ये नॉन कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, ये कम डेंजरस है एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट। ये जिस जगह पर होता है उसी जगह पर ये होता है, ये फिक्स्ड होता है, मतलब ये दूसरे पार्ट में नहीं फैलता,
ये स्लो ग्रोइंग है। और जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये कैंसर कॉजिंग है, ज़्यादा खतरनाक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये मूव करना चाहता है, और साथ साथ ये फास्ट ग्रोइंग है। तो ये रहे इनके बीच का डिफरेंस, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है, तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है। और तीसरा सवाल कहता है क्या है, एक नजर डालेंगे तो तीसरा सवाल हमसे कहता है कि डू यू कंसीडर पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। तो यहां पर बात की जा रही है स्मोकिंग की, और यहां पर बात की जा रही है पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग की। और स्मोकिंग की खास बात यह है, स्मोकिंग में होता कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर क्या है कि ये सीधा जाता है हमारे लंग्स में, और वहां पर ये इन्फेक्शन स्टार्ट करवाता है। वहां पर क्या है कि ये हमारे जो एल्वियोलाई के वॉल्स हैं, ये उन वॉल्स को ये डिस्टर्ब करना शुरू करता है, एम्फिसीमा जैसी बीमारियों का ये कारण बनता है। तो कहने का मतलब है कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस है। स्मोकिंग से क्या होता है, ये आपके शरीर में जाता है, ये आपके सेल्स को डैमेज करता है, और आपको इसके कारण से एम्फिसीमा, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए तो ये डेंजरस है ही, और उन्हें हम लोग एक्टिव स्मोकर कहते हैं। और वो जो एक्टिव स्मोकर जो स्मोकिंग करते हैं उस प्रोसेस को हमने यहाँ पर एक्टिव स्मोकिंग का नाम दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि पैसिव स्मोकिंग क्या होता है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो वहां मौजूद है, कहां जहां स्मोकिंग किया जा रहा है, बट वो काम नहीं करता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अगर ये कोई जगह है, यहां पर कोई जगह है, यहां पर कोई ये है, कोई बंदा ए यहां पर है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है, ये कोई जगह है, ये कोई जगह है जहां पर ए बी सी डी रहते हैं। ए का क्या काम है, ये रेगुलर स्मोकिंग करता है, ये डी जो है ये भी स्मोकिंग करता है, लेकिन सी और बी जो है ये स्मोकिंग नहीं करते हैं, ये स्मोकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ए और डी के कारण ये जो है ये इनडायरेक्टली वो जो सिगरेट का वो जो धुआं होता है वो इन तक पहुंच रहा है, किसके पास, बी एंड सी के पास, और वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उन धुएं को जो है वो अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो इस तरीके की इस कंडीशन को हम लोग पैसिव स्मोकिंग के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को हम लोग पैसिव स्मोकिंग के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि डू यू कंसीडर पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। तो कहने का मतलब है कि जो सिगरेट पीते हैं उनके पास अगर कोई रहता है और वहां पर वो उनके धुएं को लेता है पैसिवली, तो कहा जाता है कि वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। और क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्यों है। तो ऐसा क्यों है, तो मोर डेंजरस की बात तो नहीं है, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग होता है, पैसिव स्मोकिंग मींस इनडायरेक्टली इनहेलिंग द स्मोक प्रोड्यूस बाय समवन एल्स। तो किसी और के द्वारा प्रोड्यूस किए गए स्मोक से वो क्या होता है, इनडायरेक्टली वो जो है लिया जाता है। और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोक के नाम से भी जानते हैं। और इसकी बात करें तो ये बिल्कुल बराबर का, ये बराबरी की बात करें तो ये एक्टिव स्मोकिंग को ले लें या फिर हम पैसिव स्मोकिंग को ले लें, ये दोनों उतने ही खतरनाक होते हैं, दोनों के दोनों खतरनाक होते हैं। वही कह रहा है कि इट इज इक्वली डेंजरस एज एक्टिव स्मोकिंग। तो एक्टिव स्मोकिंग के बराबर ही ये डेंजरस होता है एंड कैन कॉज लंग कैंसर्स, लंग कैंसर लाइक हार्मफुल डिजीज। तो हार्मफुल डिजीज जैसे कि लंग्स का कैंसर हो गया, एम्फिसीमा हो गया, इन सब का ये कारण बनता है। आई चीजें समझ में, इसलिए कहा जाता है और इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि वहां पर कोई दूसरे भी मौजूद हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन स्मोकिंग करने वालों के कारण उन पर भी खतरा पूरे बराबरी का है। दैट इज वाई ये डिसीजन लिया गया। तो सवाल भी हमारा वही था कि आप पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। तो दोनों जो है वो बराबरी का, दोनों में एक ही जैसे खतरे होने की संभावना रहती है और लंग्स कैंसर, एम्फिसीमा जैसे डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक नजर हम डालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहना कुछ ऐसा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कमेंट ऐसा कहा जा रहा है और ये लाइन जो है कई बार हमने सुना है, ये लाइन हमने कई बार सुना है और इसी लाइन पे हमें कमेंट करना है, दैट इज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसा भी कहा जाता है कि दिन में अगर हम एप्पल खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रहते हैं। कहने का मतलब ये है
कि अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें तो कोई डिजीज हम तक नहीं पहुंचेगा। अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं उस चीज से लड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड का समय था, तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि अगर इसका ट्रीटमेंट उस समय पॉसिबल नहीं था तो हमसे ये कहा जा रहा था कि आप बच के रहें। कोविड होने के बाद आपका ट्रीटमेंट करना मुश्किल है, कोविड हो जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल है, परेशानी ज्यादा होगी, इससे बेहतर ये है कि हम पहले से उससे बच के रहें। तो कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कहता है हमारा आंसर कुछ ऐसा, इसी पे हमें कमेंट करना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो होता है उस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कहता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर हम बच के रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। एनी डिजीजेस एंटर द बॉडी कॉजेस सीवियर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कम्फर्ट टू द पर्सन। कोई भी डिजीज अगर किसी इंसान को होता है तो वो किसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कम्फर्ट लेकर के आता है। सो इफ वी टेक प्रिवेंशन, अगर हम प्रिवेंशन लेते हैं, इट विल ऑलवेज गुड फॉर द पर्सन एज वेल एज द फैमिली। तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि बहुत तरीके से हम बचते हैं कि अगर डिजीज हो गया किसी को तो एक तो उसको पर्सनल प्रॉब्लम की बात करें तो डिस्कम्फर्ट फील करता है, अनहेल्दी हो जाता है उसके अंदर, तो उसका मूड खराब हो जाता है, इस तरीके की चीजें होती है। साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मतलब कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का फीस, मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन में पैसा लगता है, तो एक तरीके से क्या है कि वो हमारे पॉकेट पे भी असर डालता है। तो इससे बेहतर है कि अगर हम बच के रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है फिर वही चीज कि एक्सप्लेन एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अभी सवाल आया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहां पर बात की जा रही है इस क्वेश्चन में अगेन प्रिवेंशन की, कि ये आप हमें 3 प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचने के लिए। माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचने का कोई 3 रास्ता। तो 3 रास्ता में एक तो कह रहा है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने देखा था अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कुछ ऐसा कि जब ये जो जब जो वेदर चेंज होता है, अभी जैसे वेदर चेंज का टाइम है, जैसे कि समर का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के बाद यहां पर मॉनसून हमें देखने को मिल रहा है और इसके बाद यहां पर जो विंटर का मौसम आता है। ठीक है, यहां तो पूरा माहौल जो है, टेम्परेचर जो है वो हाई है। मॉनसून वाले सीजन में देखने को मिलता है कि जब बारिश होती है उस समय टेम्परेचर डाउन होता है और फिर जब बारिश नहीं होती है, अगर 2-3 दिन बारिश नहीं हुई, धूप निकलता है, तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो वापस से मेंटेन हो जाता है। अगर हम बात करें तो मानसून के महीने, मानसून का जो महीना चल रहा होता है उस दौरान हम लोग अपने घर में एसी फैन वगैरह चला सकते हैं, लेकिन जब ये विंटर का मौसम आता है तो इस वक्त हम लोग को एसी फैंस जो है वो बंद करना होता है। तो कहने का मतलब है कि जब मानसून से विंटर के तरफ ये जो हमारा वेदर जब शिफ्ट होता है उस वक्त क्या है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की कहानी हो रही होती है। तो इस दौरान जो है वो बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और इनके एक्टिव होने का कारण ये है कि ये आप में जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसलिए देखा भी जाता है कि जब विंटर का मौसम स्टार्ट होता है उस वक्त बहुत सारे लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ती है किस तरीके से, तो उनका हो सकता है कि उनके नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, उनका जो थ्रोट है, थ्रोट इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो सही से बोल नहीं पाते, बोलने में तकलीफ होती है, गले में दर्द, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, इस तरीके का प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक केस है। तो वही कह रहा है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस, और जब यहाँ पर इस समय जब ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं जहाँ पर ये माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं तो इन्फेक्शंस का खतरा जो है वो बना रहता है। तो ओवर क्राउडेड एरिया से बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज हम कैसे बच सकते हैं, तो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन कुड बी डन। तो जो प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वैक्सीन्स की लिस्ट जो है वो आपको दी जाती है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप चेक कर सकते हो कि जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है
तो जब आप किसी डॉक्टर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के कंसल्ट में जाते हैं तो आपको पता होगा कि वो आपको बहुत सारे वैक्सीन की लिस्ट देता है डॉक्टर, ठीक है, और वहां पे लिखा होता है कि ये तीसरे महीने में ये वैक्सीन पड़ना है, छठे महीने में ये वैक्सीन पड़ना है, फिर 18th मंथ जो होगा इस बच्चे का, जब उम्र 18 महीने का हो जाएगा तो उस वक्त इसको ये वैक्सीन पड़ना है। तो इस तरीके का एक लिस्ट होता है। और वो क्या होता है, वो वैक्सीन फिर आप उन बच्चों को दिया जाता है जिनके मदद से वो डिफरेंट जो डिजीज है, डिफरेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, वो उससे बच के रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि चिकन पॉक्स का जो वायरस है उससे बचने के लिए दिया जा रहा है। पोलियो का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था उसमें ऐसा था कि इसलिए दिया जा रहा था ताकि वो जो पोलियो का जो वायरस है उससे बचा जा सके। तो कहने का मतलब है कि अगर हम प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन ये सारी चीजें करते हैं तो हम इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर कह रहा है कि हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड, हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे कि अगर अनहाइजीनिक जगह पर जाकर के अगर आप फूड खाते हो, जैसे कि स्ट्रीट फूड्स में भी, स्ट्रीट फूड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स में बहुत जगह पर ऐसा है कि प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, फिर आपको सर्व किया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं है फिर भी आपको सर्व किया जाता है। तो उस केस में चांसेस हैं कि सैल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरियाज जो हैं वो आपके बॉडी में इन हो सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का ही के थ्रू ही तो वो सैल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इन कर रहा था, तो हो सकता है वो आपकी बॉडी में इन कर जाए और आपको टाइफाइड जैसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो इससे वही कहा गया है कि ये बीमारी हो, उससे अच्छा है कि हम इससे बच के रहें, इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बच के रहें। तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पिछले क्वेश्चन को भी सपोर्ट करता है कि हमें बच के रहना चाहिए, और बच के रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये 3 तरीके हैं कैसे हम किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बच के रह सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है और एक कुछ तो चार्ट हमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन द गिवन फ्लो डायग्राम, यहां पर एक फ्लो डायग्राम है, द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन ए होस्ट इज शोन। अब यहां पर एक रेट्रोवायरस दिया हुआ है, एक रेट्रोवायरस है जो किसी होस्ट के बॉडी में घुस चुका है और वहां पर घुसने के बाद वो क्या शुरू कर रहा है, तो वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, मान लिया ये चार्ट दिया है। ऑब्जर्व एंड फिल द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहां पर कुछ चीजें खाली हैं, उनको भरना है। यहां पर जैसे पोजीशन नंबर 1 खाली है और पोजीशन नंबर 2 खाली है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हमें दिए गए हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस का भी आंसर करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या क्या है, यहां पर इन 1 और 2 को भरना है और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को भी हमें आंसर करना है। ठीक है, आंसर करना है तो एक बार हम चेक करते हैं कि पहले क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो क्वेश्चंस में हमसे क्वेश्चन करा है कि फिल इन 1 एंड 2। तो यहां पर जो है, जो ये 1 है और ये 2 है, इसको फिल करना है। और फिर यहां पर है कि वाई इज द वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, और उसको रेट्रोवायरस हमने क्यों कहा। और फिर तीसरा है कि कैन द इन्फेक्टेड सेल्स सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए और 1 एंड 2 को फिल करने की कोशिश करिए, फिर हम आगे के काम कंटिन्यू करते हैं। एक काम करिए, आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअली क्या क्या रहा है कि रेट्रोवायरस है, एक रेट्रोवायरस है हमारे पास, एक यहां पर हमारे पास रेट्रोवायरस है। ठीक है, फिर कहता है कि वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। अब ये रेट्रोवायरस, ये जो वायरस है ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो कहता है कि वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल। अब क्या है कि वायरल आरएनए जो है वो किसी होस्ट सेल के बॉडी में घुस चुका है। अब चूंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेट्रोवायरस है, तो ये क्या काम करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक्चुअली ये रेट्रोवायरस सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करते। सेंट्रल डॉगमा के केस में हमने देखा था कि जब यहां पर डीएनए होता है तो डीएनए से क्या होता है, जब डीएनए की कॉपी बनती है दैट इज कि हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, और डीएनए से फिर यहां पर बनता है जब एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर बनता है यहां पर प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पर होता है क्या, यहां पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, और इस वाले केस में हमें देखने को मिला था क्या, तो इस वाले केस में ट्रांसलेशन देखने को मिला था। एक चीज हम यहां पर क्या करते हैं, रिकॉल, एंड दिस वाज क्या, इसे हम लोग सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं।
इसे हम लोग सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं। कोई डाउट नहीं है सर, याद है, बिल्कुल याद है, कभी नहीं भूलने वाली बात है। तो सेंट्रल डॉगमा का ये जो केस था यहां पर देखने को मिला, लेकिन ये जो रेट्रोवायरस है ये सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करते। इस केस में हमें देखने को मिलता है कि आरएनए से क्या है, बात आती है डीएनए की तरफ। यहां पर उल्टा देखने को मिलता है, मतलब कि आरएनए से कहानी डीएनए की तरफ शिफ्ट होती है रेट्रोवायरस के केस में, और फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इसे नाम देते हैं। तो कह रहा है कि जब वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, वन में क्या हो सकता है, आरएनए से क्या होगा, फिर यहां पर डीएनए बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में हम लिखेंगे कि वायरल डीएनए हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कहता है कि वायरल डीएनए है, फिर कहता है कि वायरल जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। अब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरल जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, तो वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में वायरस का वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो जा चुका है। अब क्या करेगा, ये वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। तो वायरल डीएनए जो है, अब ये जो वायरस का ये जो डीएनए बन चुका है, कहां बना, यहां डीएनए बना वायरस का। ये जो वायरस का ये जो डीएनए बन चुका है, अब क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। ये वायरस का जीनोम है, ये वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है, और यहां पे क्या होगा, ये होस्ट सेल है, ये होस्ट का डीएनए है, ये क्या है, ये होस्ट का ये होस्ट का है। अब ये इसके साथ अब उसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, और मिलने के बाद क्या करेगा, ये जैसे ही इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू कर देगा। तो ये वायरस कैसा था, रेट्रो वायरस था। तो इनिशियली इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा था, तो इनिशियली इसका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था। तो यहां पर ये क्या करेगा, फिर यहां पर ये आरएनए अपना बनाना शुरू करेगा, यहां पर ये वापस आरएनए अपना बनाना शुरू करेगा, और वायरस केम आउट ऑफ द होस्ट सेल, और ये जो वायरस है ये वायरस फिर बाहर आएगा, और फिर ये न्यू वायरस जो बन करके आएंगे ये आरएनए बनेगा, और यहाँ पे आरएनए वाला जो है, आरएनए वाले न्यू वायरस यहाँ पर बन के तैयार होंगे, यहाँ आरएनए वाले न्यू वायरस बन के तैयार होंगे, और ये जो न्यू वायरस है फिर ये आगे बढ़ेंगे और ये फिर दूसरे सेल्स को अफेक्ट करना शुरू करेंगे। तो यही इसकी कहानी है कि वायरल डीएनए और यहाँ पर नया वायरस जो बनेगा विद आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या यही होगा इसका, तो ये क्या यही होगा। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, एक सेकेंड में इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर हमने बात की क्या, तो हमने बात की कि नंबर 1 जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वायरल डीएनए, ठीक है, और नंबर 2 में हमें देखने को क्या मिल सकता है कि आरएनए, और यहाँ पर आरएनए क्या है, आरएनए वाले न्यू वायरस जो हैं वो बन करके हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए वाले न्यू वायरस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन वही कह रहा था कि फिल इन 1 and 2, तो 1 and 2 को फिल करना था तो हमने कर दिया। हमारा ब्लॉक 1 वही कहता है कि वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो यहां पर क्या है कि वायरल डीएनए वहां पर हमें मिल जाएगा। एंड नंबर 2 पे कहता है कि न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स, तो न्यू वायरल आरएनए जो है हमें वहां पर देखने को मिलेगा, इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, ये रहा पहला का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि व्हाई इज द वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। अब सवाल ये है कि इस वायरस को हम रेट्रोवायरस का नाम क्यों देते हैं। तो इस सवाल को इसको हम ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, रेट्रोवायरस क्यों देते हैं, कि अभी हमने जो कुछ सेकंड्स पहले ये डिस्कस किया था समथिंग अबाउट क्या डिस्कस किया था हमने, तो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल डॉगमा का। सेंट्रल डॉगमा वाले केस में देखा था कि ये रेट्रोवायरस जो है वो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करते। कहने का मतलब है कि ये जो डीएनए से आगे बढ़ रहा था गेम किसके तरफ, एमआरएनए के तरफ, जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, जहां आरएनए से डीएनए की तरफ कहानी शिफ्ट होती है। तो कहता है कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दीज वायरसेस, पहले ही से इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। अगर डीएनए होता फिर आरएनए बनता तो ये सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करता, लेकिन इनिशियली इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। सो इट प्रोड्यूसेस डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये एमआरएनए से इधर आरएनए से ये डीएनए की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे दिया। हेंस इट डज नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा, तो ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं करते, हेंस इज नोन एज रेट्रोवायरस, और फिर हम इन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं। हमने इस चीज को डिस्कशन किया। फिर तीसरा सवाल हमसे कहता है कैन द इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। कह रहा है कैन द इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव। आपका ये सवाल ये ऐसा है कि जो सेल जिसमें इन्फेक्शन हो रखा है क्या वो सर्वाइव करेगा
वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज, क्या उस वक्त फॉर एग्जांपल कि अगर ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए बना लिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद, और ये क्या कर रही है, जो होस्ट है इस होस्ट के डीएनए के साथ ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है और फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल, जो नया जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो बना रहा है। तो इस वक्त क्या ये सेल जो है वो सर्वाइव करेगा? तो कहता है कि बिल्कुल, यस द इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव्स व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो इस वक्त भी जो है ये सेल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस थे इस वाले पार्ट से। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1 नंबर इधर मिल गया, 1 नंबर इधर मिल गया और 1 नंबर इधर मिल गया। तीनों में 1-1 नंबर हमें मिल गए। तो कहने का मतलब है ब्लॉक ए के लिए आपको हाफ नंबर दे दिया गया, ब्लॉक 2 के लिए हाफ नंबर दे दिया गया, 1 नंबर इसके लिए दे दिया गया, 1 नंबर इसके लिए दे दिया गया। तो इस शॉर्ट आंसर से हमने 3 नंबर हमने हासिल कर लिए। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल आ चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, और एक नजर हम डालेंगे कि हमसे 7वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इंफेक्शियस डिजीज। सवाल यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, मतलब कि खुद का और जिस जगह हम रहते हैं पब्लिक के हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। और ऐसा जरूरी इसलिए क्योंकि इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे इंफेक्शन से बच सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इंफेक्शियस डिजीज। तो बहुत सारे इंफेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है। कहता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो हमें एक सुटेबल एग्जांपल देना है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो बहुत ही देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल। अगर हम कॉमन लैंग्वेज अगर नॉर्मल अगर लाइफ को भी अगर हम लेकर के चलें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो वही कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इंफेक्शियस डिजीजेस बिकॉज ऑफ द हाइजीन इज नॉट मेंटेन्ड, माइक्रोब्स वुड ग्रो and would easily get transmitted. ठीक है, by giving proper awareness program for the people can make some knowledge about the importance of hygiene. Proper sanitation should be provided so that air and water would not get contaminated. Proper vaccination should be done to control and spread of infection. अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, ये जो हमसे कह रहा है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं कि अभी रिसेंट की एग्जाम्पल हम लोग कोरोना से इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कोरोना का ये जो केस था, ये जो कोरोना वायरस था, ये चूंकि नया वायरस हमें देखने को मिला था, तो इस नए वायरस के का हमारे पास किसी तरीके का इलाज नहीं था। तो इलाज नहीं था तो इसमें कहा जा रहा था कि आप बच के रहें, आप बच के रहें, आप अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करके रखें। ठीक है, आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें, ये एक चीज कहा गया था। दूसरा कहा गया था कि आप प्रॉपर यूज करें सैनिटाइजर्स का यूज करने के लिए कहा गया था। और तीसरा एक पॉइंट था हमारे पास, दैट इज कि मास्क का यूज करना था। हमें मास्क का यूज करना इतना ज्यादा जरूरी था कि अगर आप किसी भी केस में अगर घर से बाहर निकलते हो तो अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते थे तो आप पे फिर कार्रवाई भी की जाती थी। जस्ट बिकॉज कि कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती थी कि आपको आपसे उन्हें पैसे लेने हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए किया जाता था कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो 2 तरीके का चीज है, आप खुद को तो आप परेशान करने ही वाले हो, मतलब खुद तो आपको इन्फेक्शन होने ही वाला है। और दूसरी चीज कि यदि आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करने वाले हो। तो खुद को भी तो आप परेशान कर सकते हो और दूसरों को भी आप परेशान कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि खुद को भी बचा करके रखना है और दूसरों को भी बचा करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये इन्फेक्ट होता है, ये आगे जाकर के ये आगे 4 को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो आगे जाकर के आगे 4 को इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्शन फैलता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि खुद भी बचना है और हमें दूसरों को भी बचाना है, तभी एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि पब्लिक हाइजीन एज वेल एज पर्सनल हाइजीन दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। वही चीज ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। वही कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शन डिजीज बिकॉज द हाइजीन इज नॉट मेंटेन, माइक्रोब्स वुड ग्रो एंड वुड इजिली गेट ट्रांसमिटेड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली ग्रो करेंगे, ये तो प्रिवेंशन की बात की। अब हाइजीन के मेंटेनेंस की बात करते हैं
कि जैसे कि हम स्ट्रीट फूड्स के एग्जांपल्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम किसके एग्जांपल्स को लेते हैं, अगर हम स्ट्रीट फूड के एग्जांपल को लेते हैं, खास करके अगर हम बात करें ट्रेन्स में, अगर हम बात करते हैं ट्रेन्स में, तो ट्रेन्स में जो फूड की सर्विस दी जाती है, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेन में जाते हो तो ठीक है, फूड की कंडीशन सही होती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ट्रेन्स में आपको जो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, स्ट्रीट फूड्स की बात करें, स्ट्रीट फूड्स, ये ब्रैकेट नहीं आना चाहिए यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रैकेट नहीं लाएंगे, यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स या फिर हम ट्रेन्स की बात करें, तो यहाँ पर जो आपको फूड सर्व किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता। तो जस्ट बिकॉज उस तरीके के खाने को खाने से क्या होगा कि इसमें हो सकता है किसी तरीके के माइक्रोब का ग्रोथ हो चुका है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रोथ हो चुका है तो उस केस में फिर हमें देखने को मिलेगा क्या, उस केस में बहुत सारे डिजीजेस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। तो जस्ट बिकॉज इसलिए कहा गया है कि हमें बच के रहना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है हमें, so that the air and water would not get contaminated, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि इससे क्या होगा कि जो आपके बॉडी के अंदर आपकी लड़ने की जो क्षमता आ जाएगी, इससे क्या होगा कि आप उस इन्फेक्शन से बच सकते हो। जैसे कि अभी कोविड के केस में भी हमें देखने को मिला था कि वैक्सीनेशन इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी वन। 2 डोजेस तो कंपलसरी थे, 1 डोज जो तीसरा था वो बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया है, लेकिन करवाना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो था वो कंपलसरी था। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि उधर हमसे क्या देखना है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास ये कुछ जगह है जो हमें फिल करना है, ऐसा लग रहा है। कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज सर्टेन डिजीजेस, तो यहां पर कुछ डिजीजेस के नाम दे रखे हैं। पहले में डिजीज का नाम दे रखा है, दूसरे में कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स का नाम दे रखा है, और तीसरे में सिम्टम दे रखा है। तो सर्टेन डिजीजेस, देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड सिम्टम्स, फिल द गैप्स, तो हमें गैप को फिल करना है, गैप को फिल करना है। यहाँ पर डिजीज का नाम दे रखा है, जैसे एस्कैरियोसिस है, फिर यहाँ पर फिल हो गया, यहाँ पर टाइफॉइड है, निमोनिया है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जैसे कि हमें ये जो फिल्स करना है, ये सारी जगह फिलेरियासिस है, यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, तो आइए इन्हें फिल करते हैं। पहला है हमारे पास एस्कैरियोसिस, तो ये वाला जो ये जो डिजीज है ये एस्कैरस के कारण होता है, और इस केस में हमें कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इस केस में हमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्क्यूलर पेन है, मसल्स में पेन होता है, फीवर आता है आपको, साथ साथ एनीमिया का लक्षण देखने को मिलता है। एनीमिया कहने का मतलब है कि जो ब्लड की कमी जिसे हम कहते हैं, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, तो इंटेस्टिनल पैसेज जो है उसका ब्लॉकेज होना, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स अगर इस तरीके की तकलीफ किसी को हो रही है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, इस तरीके का सिम्टम पाया, उन्होंने फिर चेक किया, तो उन्हें पता चलता है कि स्कैरियोसिस हो रखा है, स्कैरिस के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है रिंग वॉर्म, तो रिंग वॉर्म किससे हो रहा है, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ट्राइकोफाइटॉन है यहाँ पे। इस ट्राइकोफाइटॉन के कारण क्या है, इसके इन्फेक्शन के कारण यहां पर रिंग वॉर्म हमें देखने को मिला। रिंग वॉर्म के लक्षण क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ड्राई स्केली लेजन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज है ये बताता है हमें कि ये रिंग वॉर्म है, और रिंग वॉर्म ये किसके कारण हो रहा है, तो ये ट्राइकोफाइटॉन के कारण हमें देखने को मिल रहा है। तीसरे में हमारे पास है टाइफॉइड। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज जो है ये सैल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है। सैल्मोनेला टाइफी ने क्या क्या इन्फेक्शन किया, उसके कारण टाइफॉइड हमें देखने को मिला। टाइफॉइड के लक्षण की अगर हम बात करें तो हाई फीवर हमें देखने को मिलता है, साथ साथ वीकनेस आ जाता है, हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, यहाँ पे स्टमक पेन हमें देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन है, आपके खाने की इच्छा मर जाती है, आपका भूख जो है वो नहीं लगता है, भूख जो है वो आपको नहीं लग रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके खाने की इच्छा जो है वो मर जाती है। तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं किसके, तो ये सारे लक्षण होते हैं हमारे टाइफॉइड के, जो सैल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन के कारण हो रहा होता है। फिर चौथे में हमारे पास है निमोनिया नाम का डिजीज, अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण होता है। इस केस में हमें फीवर देखने को मिलता है, चिल्स है, हमें कफ, हेडेक, साथ साथ हमें ये क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसमें इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और जब
बहुत ज़्यादा केस हो जाता है, बहुत हाई कंडीशन, जब इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हाई लेवल पे, तो उस केस में हमारे जो नेल्स हैं, नेल्स एंड हमारे जो लिप्स हैं, ये जो हैं ये ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होते हैं ये ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण बताता है कि अब निमोनिया का जो कंडीशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो ट्रीटमेंट जो है उस हाई लेवल का चाहिए। अब फिर है हमारे पास कॉमन कोल्ड, एक वायरल इन्फेक्शन जो राइनो वायरस के कारण होता है। इस केस में नेजल कॉन्जेशन देखने को मिलता है, नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, सोर थ्रोट है, कफ है, हेडेक है, और अभी का जो सीजन चल रहा है उसमें ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, फिर छठा हमारे पास डिजीज है, दैट इज फिलेरियासिस। फिलेरियासिस की बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है यूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड मलाई के कारण हो रहा है। इसके अगर सिम्टम की बात की जाए तो इन्फ्लामेशन इन लोअर लिम्स, तो दोनों जो लोअर लिम्स है हमारे दोनों पैरों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। साथ साथ मतलब कि कैसा हो जाता है, तो वो जो सूज जाता है पूरा ये दोनों पैर। तो ये रहे कुछ डिजीजेस किसके कारण होते हैं और उनमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये कुछ फिर यहाँ पर एक हमें कुछ तो कोई तो ड्रग लग रहा है कि ड्रग का कोई जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है। तो हमारा सवाल है कुछ ऐसा कि द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग इन द गिवन बिलो, द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग इज गिवन बिलो। यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, कोई तो एक ड्रग है। हमसे पूछा जा रहा है कि विच ग्रुप ऑफ ड्रग डज दिस रिप्रेजेंट, ये कौन सा ड्रग है। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज ड्रग्स, ये ड्रग्स जो है वो किस माध्यम से लिया जाता है। और तीसरा सवाल है कि नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ दीज डिजीज ऑफ दीज ड्रग्स। तो हमसे तीसरा सवाल बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो इससे अफेक्ट होता है इस ड्रग को लेने से। तो पहला सवाल हमारे पास है कि ये कौन सा ड्रग है। तो ये जो ड्रग है ये कैनाबिनॉइड्स है, ये जो स्ट्रक्चर हमें देख रखा है ये कैनाबिनॉइड से बिलोंग करते हैं, कैनाबिनॉइड ग्रुप ऑफ ड्रग से ये बिलोंग करते हैं। इसके कंजम्पशन की बात की जाए तो इसको हम लोग ओरली या फिर इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं, ओरली से इंटेक किया जाता है या फिर इनहेल किया जाता है। और ये किस तरीके का इन्फेक्शन करता है, तो हमारे बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारे बॉडी में मौजूद है उसको ये अफेक्ट करता है। तो पहला सवाल जो हमारा था कि ये किस ग्रुप से है, तो ये कैनाबिनॉइड ग्रुप से है। दूसरा सवाल जो हमारा था कि मोड ऑफ कंजम्पशन क्या है, तो मोड ऑफ कंजम्पशन जो है वो ओरली हम इसे ले सकते हैं या फिर इसे हम इनहेल कर सकते हैं। और तीसरा हमसे पूछ रहा है कि किस बॉडी के किस पार्ट को ये अफेक्ट करेगा, तो ये हमारे बॉडी में जाएगा और हमारे कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा सिस्टम है ये उसको परेशान करेगा, ये उसको अफेक्ट करेगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीटी एंड एमआरआई। हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास सीटी और एक एमआरआई है, इन दोनों के फुल फॉर्म की बात कर रहा है। तो सीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई का हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी, और एमआरआई का हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये हो गया इन दोनों के फुल फॉर्म की बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमसे कहता है इसी में कि हाउ आर दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अंतर हैं, वेयर आर दे यूज, और कहां इनका यूज होता है। ठीक है तो कह रहा है कि सीटी स्कैन जो हमारा होता है, सीटी स्कैन जो सुना होगा आपने, ये जो सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी का जो स्कैनिंग होता है इसमें हम लोग एक्सरेज को यूज करते हैं। एक्सरे एंड इज इन्वेसिव टेक्निक। एमआरआई यूजेस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस एंड नॉन इन्वेसिव टेक्निक। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस में, अगर आप आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको डॉक्टर ही बनना है, चाहे हम कुछ भी हो जाए, तो आपको ये सारी चीजें आगे आपको देखने को मिलेगी, आपको पढ़ना होगा इन सब के बारे में। एमआरआई के बारे में आपको मैं बता दूं कि एमआरआई के बारे में, अगर एमआरआई जिस लैब में होना है उसमें अगर कोई पेशेंट जाता है तो सारे के सारे जो वो ज्वेलरीज जो वो पहनता है, वो सोना हो चांदी हो, इन सब को पहले निकाल दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। तो इन सब के प्रेजेंस के कारण जो रिपोर्ट है वो हो सकता है अल्टर हो जाए।
तो उसके कारण यहाँ पर क्या उन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जब एमआरआई करते हैं तो उस वक्त हम इन डिटेल, जैसे कि पूरा ब्रेन वगैरह, उसकी पूरी करंट पोजीशंस, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर चेक करते हैं। तो ये दो टेक्निक्स है, जैसे कि सीटी स्कैन में हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं और एमआरआई में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलें अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 हमसे कहता है कि मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो कह रहा है कि मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं कुछ प्लांट्स के जिनकी खास बात है कि मेडिसिनल पर्पस में हम यूज करते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उनके पास। इट इज देयर मिसयूज दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और कभी कभी क्या होता है कि उसके मिसयूज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एन एग्जांपल। अब देखिए यहां पर कहना क्या जा रहा है कि प्लांट्स के बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। जब कोई डिजीज होता है तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं, इसको पेशेंट को दिया जाता है, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो करवाया जाता है, पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट से जो कलेक्ट किए जाते हैं, इनका जो है ये ऐसे ही बिना किसी कारण के इसका यूज किया जाता है। जब बिना किसी कारण के लोग इसे यूज करते हैं तो इन दैट केस ये उन्हें रिलैक्स फील करवाता है, ये जाता है, ये उनके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, उन्हें रिलैक्स महसूस करवाता है। इसका कारण क्या है कि ये उससे एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्शन का कारण ये होता है कि बार बार ये उसका यूज करते हैं और जब भी ये यूज करते हैं ये रिलैक्स फील करते हैं। तो ये रिलैक्स फील करते हैं तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, ये रिलैक्स जब फील करते हैं तो ये धीरे धीरे इनका बॉडी जो है वो धीरे धीरे अंदर से इंटरनली वो खराब होता चला जाता है। तो कह रहा है कि दिस इज बिकॉज दे कुड बी ड्रग्स लाइक ओपियम है, हमारे पास हेरोइन है, एलएसडी है, एक्सेट्रा, which are the chemical compounds that act on the receptor of the brain। receptor of the brain पे जाकर के एक्ट करता है और आपको बिल्कुल ही शांत कर देगा। जो भी परेशानी है, कुछ भी चीज है, आप भूल जाओगे, बिल्कुल ही रिलैक्स फील करोगे। तो दे मेक द पर्सन रिलैक्स हो जाता है, इंप्रूव्स देयर स्ट्रेंथ, फ्री फ्रॉम पेन, नॉजिया, एंजाइटी, सबसे उनको दूर कर देता है। तो लेकिन यहां पर क्या है कि इसका जब मिसयूज होता है, अगर हम इसके मिसयूज की बात करें तो मिसयूज से क्या होता है, मिसयूज का कारण क्या है कि इनको बार बार जो ये रिलैक्स फील कर रहे हैं, इनको रिलैक्स फील करने के बाद ये चाहते हैं कि हम दोबारा लें, तिबारा लें, बार बार यूज करें, तो उनको इसका हो जाता है एडिक्शन। जब ये एडिक्शन हो जाता है तो ये इसका क्या करते हैं, ये इसका रेगुलर यूज करना शुरू करते हैं। ये रेगुलर यूज के कारण क्या होता है, ये बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। और इसका कारण क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट के कारण हमें देखने को मिलता है कि जो भी हमारा ऑर्गन्स है, ये जो हमारा ऑर्गन्स है इसमें दिक्कत हमें देखने को मिलता है। तो नेगेटिव इंपैक्ट के कारण जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स जो हैं ये डैमेज भी होना शुरू करते हैं और इसके कारण बहुत सारे डिजीजेस के चांसेस रहते हैं। ये वही चीज़ है जो आपको दूसरे डिजीज से बचा रहा है, लेकिन इसका जब मिसयूज किया जा रहा है तो ये आपको दूसरे डिजीज के तरफ भी धकेल रहा है। तो ये रहा इसका आंसर, आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि 12वां सवाल हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई कैनाबिनॉइड्स आर बैंड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो देखिए ऐसा होता है कि जो प्लेयर्स खेलते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं या फिर कोई अदर गेम्स भी हो जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, तो उस केस में ये कैनाबिनॉइड्स का जो यूज है इसको स्ट्रिक्टली बैन किया गया है कि स्पोर्ट्स पर्संस जो हैं वो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जिसके यूज के कारण जो है वो थकान जो है वो बिल्कुल ही महसूस नहीं होता। तो एक अलग अंदर से एक अलग तरीके का एनर्जी मिलता है जिसके कारण वो जो है जो उनका लिमिट है वो उससे ज्यादा अपने आप को पुश करते हैं। तो इन स्पोर्ट्स जब खेलते टाइम ये अपने आप को पुश कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ये आपको हार्मफुल इफेक्ट दे रहा होता है, आपको अंदर से कमजोर कर देता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स पर्संस को इसका यूज जो है वो बिल्कुल ही बैन है। कहता है कि दीज ड्रग्स आर बैंड इन स्पोर्ट्स एज दे आर नोन टू एनहांस परफॉर्मेंस एंड हर्ट द प्लेयर्स हेल्थ इन लॉन्ग रन। तो यहां पर क्या है, लंबे समय की बात करें तो ये नुकसान देता है,
लेकिन अब अगर हम तुरंत के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भले ही उसको इन्हांस कर देता है, जस्ट बिकॉज कि जब ये लेते हैं, जब ये अपना काम करना शुरू करता है, एक अलग ही अंदर से एनर्जी मिलती है और उस वक्त प्लेयर्स जो है वो अपने आप को हद से ज़्यादा पुश कर सकते हैं। उस वक्त उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये बाद में उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। तो जस्ट बिकॉज कि अगर ये लेकर के वो अगर अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ चीटिंग है। तो जस्ट बिकॉज कि स्पोर्ट्स में इन सब चीज़ों का जो है इसको बैन करके रखा गया है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या है? तो कह रहा है कि इट इज द टर्म फॉर पाथवेज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। अब क्या कह रहा है कि ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ये है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है कि ये अगर नहीं होंगे तो किसी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम जानते हैं ना कि दो तरीके का होता है, एक होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल वो है जिसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अमाइनो एसिड्स को ही ले लो, हम जानते हैं कि इसेंशियल, सेमी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल हमारे पास थे। मतलब कहने का कि एक जिसकी ज़रूरत बिल्कुल ही है, एक जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक जो है कि जिसके होने ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसा ही कुछ है कि कुछ हमारे बॉडी में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ना होने से भी लाइफ को हम चला सकते हैं, लेकिन अगर ये हैं तो और हम ज़्यादा परफेक्शन और ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं ना इसको कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है जो बाइक चला रहा है, वो ऐसे ही बाइक चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो लाइसेंस के साथ चला रहा है, बहुत ही अच्छे से चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे साथ में दूसरा बंदा है, वो बाइक चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, बाइक वो भी चला रहा है, लेकिन अगर लाइसेंस उसके पास नहीं है तो वो ऐसा करता है कि जब ट्रैफिक पुलिस से उसे वो बच के निकलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि अगर हम मेन रोड से ना जाकर के अगर वहां पर चेकिंग है तो हम साइड से निकल लें, इधर से निकल लें। तो चलता वो भी है रोड पे, लेकिन वो उतना ईजिली नहीं चलता है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर ये सेकेंडरी ये जो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, अगर ये नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर ये है तो हमारे लिए सर्वाइवल जो है वो और ज्यादा आसान हो जाता है। तो कह रहा है इट इज अ टर्म पाथवे दैट स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, दे आर टर्म्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम लोग सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमने किसे रख दिया, जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड पिगमेंट्स प्रोड्यूस इन द बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, इन सबको हमने इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल गिव शॉर्ट टर्म हाई एंड लॉन्ग टर्म डैमेजेस, डिस्कस। फिर वही चीज है, एक तरीके का क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है कि जब ड्रग्स एंड अल्कोहल हम लेते हैं तो शॉर्ट टाइम की बात करें तो ये हमें प्लेजर दे रहा होता है, बहुत ही मजा आता है, ये हमें रिलैक्स फील करवाता है, हमारा मूड जो है वो बहुत अच्छा मूड हमारा बन जाता है। तो इस केस में क्या है कि जब शॉर्ट टर्म्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक्चुअली ये जाते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कुछ असर डालते हैं, जिसके कारण ही हमें इस तरीके की चीजें महसूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही ये हमारा अल्कोहल हमारे बॉडी में गया, हमारे लीवर को ये इसने तो डैमेज किया ही किया, ये जब हमारे ब्लड में मिला, ब्रेन तक पहुंचा, हमारा ब्रेन जो है वो शांत हो गया। ड्रग्स का भी वही केस है कि ड्रग्स जब गया वो हमारे ब्लड में मिलता है, ब्रेन तक पहुंचता है, वो हमारे नर्व्स को जो है वो रिलैक्स कर देता है। लेकिन साथ साथ ये क्या कर रही है, ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है और ऑर्गन्स को परेशानी हो रही है, तो वो वाला केस भी है। तो वही कहता है, और ये बहुत ही डेंजरस डिजीजेस का कारण बन सकता है। तो कहता है कि अल्कोहल एंड ड्रग्स में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड कैन ट्रिगर नोजिया, वोमिटिंग एंड अदर गैस्ट्रिक ट्रबल्स एंड इज ए CNS डिप्रेसेंट, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS कह रहे हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट के रूप में भी ये काम करता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 15वें सवाल की तरफ हम आते हैं, 15वें सवाल की तरफ आते हैं, और ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता कुछ ऐसा है कि डिजीजेस लाइक dysentery, cholera, typhoid, etc. are more common in overcrowded human settlements. Explain why. तो मतलब हमें बताना है क्यों होता है। जैसे कि ये कुछ डिजीजेस का नाम रखें, डिसेंट्री है,
कोलेरा है, टाइफॉइड है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओवर क्राउडेड जगह है वहां पर ये होता है। तो इस तरीके का डिजीज जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड हो गया। तो यहां पर क्या है कि जब कंटामिनेटेड फूड मटेरियल्स का यूज किया जाता है, कंटामिनेटेड फूड्स का अगर हम यूज करते हैं, फूड एंड वाटर का अगर हम यूज करते हैं, तो इस वाले केस में हमें देखने को मिलता है कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में इन कर जाते हैं, ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इन कर जाते हैं, तो ये फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो कह रहा है कि द वाटर गेट्स मिक्स विद द इन्फेक्टेड एक्सक्रीटा एंड द कंटामिनेटेड वाटर। जब जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर वाटर का यूज ज्यादा है, वहां के आसपास के वाटर्स का जो कंडीशन होगा वो ज्यादा खराब हो सकता है। वाटर वही चीज लिखता है, गेट मिक्स विद द इन्फेक्टेड एक्सक्रीटा एंड द कंटामिनेटेड वाटर स्प्रेड्स द डिजीजेस फर्दर इन केस ऑफ ओपन एक्सक्रीशन। तो जो ओवर क्राउडेड एरिया होते हैं वहां पर क्या है कि उस जगह पर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अभी जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया था कुछ क्वेश्चंस पहले की, दैट इज कि जो ये जो मौसम बदलता है इस जगह, इस समय भी उस क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ था कि जब मौसम बदलता है तो उस समय कहा जाता है कि ओवर क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा, उसके पास ज़्यादा होस्ट को अटैक करने के चांसेस हैं, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए मोर एंड मोर होस्ट को वो अटैक करना चाहेगा। अगर किसी एक को भी है तो उस पॉपुलेशन में जब ज़्यादा लोग होंगे तो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि लोग आपस में ज़्यादा मिलते हैं, तो आपस में ज़्यादा मिलते हैं तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई क्या है कि जब पॉपुलेशन बहुत ही एक पॉपुलेशन में बहुत कम लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर एक जगह है जहाँ पर यहाँ पर इधर इस तरीके से 1 2 3 4 घर हैं, यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पे इस तरीके से रोड्स गए हैं, और एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक ये एरिया है जहाँ पर ये घर बना है, इसके सटे ये घर है, ये घर है, ये घर है, फिर यहाँ पे हमें ये घर बिल्कुल ही एक दूसरे से चिपका हुआ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर 4 फैमिली में 4 4 तो 16 लोग रहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें 4 8 32 64, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ऐसे भी बढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा 15 17, ये नंबरिंग में गलती है, इसको हम सुधार लेंगे। दिस इज 15 के बाद दिस इज एक्चुअली नंबर 16। आप समझ रहे हैं, नंबर 16 है ये। कह रहा है कि इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, भारत में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मैनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें एलर्जीज हमें देखने को मिलता है, जैसे अस्थमा जो है, एलर्जी और अस्थमा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कहता है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका मेन कारण क्या हो सकता है, हमें सिम्टम बताना है इन एलर्जिक रिएक्शंस का। तो देखिए बात ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करें, हम जनरल डिस्कशन करते हैं, तो अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर बहुत ज्यादा घर हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर, उतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, वो गाड़ी चलता है, तो उससे फिर पॉल्यूशन, जो कार्बन प्रोडक्ट्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है। ये सिटी डेवलप तो कर गए, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो काट दिए गए, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि एलर्जी और अस्थमा के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो वही कहता है कि सिटीज आर हाईली पॉल्यूटेड बाई एयर एंड नॉइस, द यूज ऑफ फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पॉल्यूटेंट्स विच कॉजेज एलर्जीज। फिर कह रहा है गिव सम सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो कहता है कि इट लोअर्स, फिर उसी में कहता है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो ये पहला। दूसरा कह रहा है कि इट लोअर्स इम्यूनिटी इन द चिल्ड्रन, बच्चों में ये इम्यूनिटी को कमजोर करता है, एंड मेक्स देम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द एलर्जेंस। तो एलर्जेंस वो होते हैं जो एलर्जीज कॉज करते हैं, ये क्या करते हैं, एलर्जेंस वो हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, तो ये एलर्जी कॉज कर रहे हैं। तो वही चीज़ कह रहा है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इनकी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, तो फिर ये इनको ईजिली एलर्जी हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। फिर इसमें कहता है कि अगर इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हमें देखने को मिलता है, स्नीजिंग, बाद में थोड़ी थोड़ी जगहों पर जैसे कि डस्ट वगैरह में छींक आना। फिर कह रहा है कि रनी नोजेज, नाकों का बहना, बर्निंग एंड वाटरी आइज, अगर आप निकल रहे हो पॉल्यूशन में,
पॉल्यूशन में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभी आप जैसे कि निकलते हो तो आपको आंख में जलन सा महसूस होता है, आपकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में अगर आप निकलते हो तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, छींक आना शुरू हो जाता है, आपको रनी नोज देखने को मिलता है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बेसिक प्रिंसिपल की बात की जा रही है, हाउ डू वैक्सीन प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। और ये जो वैक्सीनेशन होता है, ये वैक्सीन जो है ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन को कैसे रोकते हैं, और साथ साथ हमसे पूछ रहा है कि नेम द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस। अब देखिए कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, इस पे आपको 1 नंबर मिल सकता है। हाउ डू वैक्सीन प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इस वाले पे आपको 1 नंबर मिल सकता है। और नेम द ऑर्गेनिज्म विच फ्रॉम विच द हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना था, इस पे आपको 1 नंबर मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से भी अगर हम तोड़ के आंसर करने चाहते हैं एग्जाम में तो भी हम आंसर कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ये वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस, कह रहा है कि वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वीक और इनएक्टिव पैथोजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखिए कह क्या रहा है कि वैक्सीन में हम एक्चुअली क्या डालते हैं, तो कह रहा है कि वीक या फिर इनएक्टिव पैथोजन को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। पैथोजन ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये तरीका होता है। अब ये करता क्या है, हाउ डू वैक्सीन प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ये पहले का जवाब हमने दे दिया कि हमने पैथोजन जो हैं उनके वीक फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म को जो है हम वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कैसे ये काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि जैसे ही ये हमारे बॉडी में जाएगा, ये तो पहले से कमजोर है तो ये हमको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला तो है नहीं, तो क्या होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो इसको देखेगा, जानेगा, समझेगा, इसके खिलाफ एक्शन करेगा और फिर एक मेमोरी बना लेगा कि इस तरीके की चीजें जब आती हैं तो उसे इस तरीके से लड़ना है। एक मेमोरी बना लेगा बी और टी सेल्स की मदद से। तो इस तरीके से जब मेमोरी बना लिया और फिर फॉर एग्जांपल कि जब फ्यूचर में अगर कोई वो पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही एक्टिव हो जाएगा। हम पहले से वैक्सीन ले चुके हैं तो हम जान रहे हैं कि हमें इस डिजीज से किस तरीके से लड़ना है, तो फिर हम उसे लड़ सकते हैं, उसको आसानी से उसे हरा सकते हैं। सवाल ये था हमारे पास अगला कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को बनाने के लिए किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया है। तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया गया है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला सवाल हमसे कहता है बस इतना सा कि व्हाट इज कैंसर, हाउ इट्स कैंसर सेल डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल, और हाउ डू नॉर्मल सेल्स अटेन कैंसरस नेचर। तो इसके लिए हम कैंसर को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से करते हैं कि हमने देखा था कि ये नॉर्मल सेल जो है, इस नॉर्मल सेल के पास जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है ये सेल जो है वो लॉस कर देता है। तो इसके कारण ये क्या होता है कि इसके कारण ये जो सेल्स हैं इनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण हमें पता है कि यहाँ पर क्या बन गया, एक सेल का बहुत बड़ा मास बन गया जिसे हमने ट्यूमर का नाम दे दिया। 2 तरीके के थे, बेनाइन था और एक हमारे पास मैलिग्नेंट था। तो बेनाइन तो नॉन कैंसरस था और ये मैलिग्नेंट जो था ये कैंसरस था। तो ये हम कह सकते हैं कैंसर क्या है, और ये कैसे कि सेल इनहिबिशन ये टूटता है। तो कोई ऑन्कोजेंस है, ऑन्कोजेंस के कारण टूट सकता है, या फिर तो वही कहने का मतलब है कि इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। तो कह रहा है व्हाट इज कैंसर, तो म्यूटेशन इन द जीन्स में लेड टू द अनकंट्रोलेबल रैपिड डिवीजन ऑफ द सेल्स फॉर्मिंग ए मास और ट्यूमर। तो यहां पर देखने को मिला कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है जिसके कारण एक मास बन रहा है जिसे हमने ट्यूमर का नाम दिया है। दिस मास इज नोन एज कैंसर। ये जो मास है इसे हम एक्चुअली ट्यूमर कहते हैं। 2 तरीके का है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है। तो जो मैलिग्नेंट वाला है वो कैंसरस होता है। ए कैंसर सेल इज मेटास्टेसिस एंड दैट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी खास बात है जो कि हमने डिस्कस किया था, इसी में पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में घूमता है और उधर जहां भी जाता है उधर ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं।
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द lymphatic system and the blood stream, through the lymphatic system and blood stream and is highly invasive. नॉर्मल सेल जो है वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड करता है, तो कहते हैं नॉर्मल सेल डिवाइड्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर एंड सेल शोज सेल इनहिबिशन, और उनके पास इनहिबिशन होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उनके पास हो रहा होता है, और कैंसर सेल जो है वो इसको लूज कर चुके होते हैं. सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि ए पर्सन शोज स्ट्रॉन्ग अनयूजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर. तो कह रहा है कोई पर्सन है जो स्ट्रॉन्ग अनयूजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस उसमें देखने को मिलता है जब उसको हम लोग एयर में एक्सपोज करते हैं. आइडेंटिफाई द कंडीशन, हमें इस कंडीशन के बारे में बताना है. नेम द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिएक्शंस, और वो सेल्स के नाम को बताना है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक टू अवॉइड सच रिएक्शन, तो इस तरीके के रिएक्शंस को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है. तो कह रहा है कि द अनयूजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज एन एलर्जी. वो एक तरीके का एलर्जी है कि जैसे ही उसको उस माहौल में लाया गया वो बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट वो हो गया, उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. तो उस तरीके का चीज़ क्या है, इज एन एलर्जी विच इज कॉज्ड टू द एक्सपोजर टुवर्ड्स द एलर्जेंस. और एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस वो होते हैं जिसके कारण हमें एलर्जी हो रहा होता है, तो उसे हम लोग एलर्जेंस के नाम से जानते हैं. मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिएक्शन, और इसके लिए मास्ट सेल जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और मास्ट सेल के कारण हमें इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है. दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग प्रिकॉशंस लाइक अवॉइडिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस. और हम यहाँ पर फिर दिख रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आ रही है. तो यहाँ पर कह रहा है कि दिस कैन बी प्रिवेंटेड, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं इस तरीके की जगह पर जाने से जहाँ वो एलर्जेंस मौजूद हैं. एंड मेडिसिन शुड बी टेकन विच आर सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स, और जब तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर से मिलकर के मेडिसिन लेकर के हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं. ठीक है, तो वही कहता है इस क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 20 आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है. 21वां सवाल हमारे सामने आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है कि फॉर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है. इट इज एन एडवांटेज टू हैव एन आइडेंटिकल ट्विन. वाई? अब देखिए कि आइडेंटिकल ट्विन की अगर हम बात करें तो वो उसी गैमेट से क्या है कि ये दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल 1 की बात करें और ये इंडिविजुअल 2 की बात करें, ये दोनों जो ट्विन्स हैं ये उसी गैमेट से निकल करके आए, तो ये बहुत हद तक आइडेंटिकल होते हैं. हो सकता है कि इनके ब्लड ग्रुप्स भी मैच कर जाएं, इनके ब्लड ग्रुप्स भी मैच कर जाते हैं, तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से मैच करता है. 100% मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी मैच कर रहा होता है. तो उस केस में कहा जाता है कि जब ऑर्गन का हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब कि अगर कोई ऑर्गन है जो खराब हो चुका है किसी के बॉडी में, जैसे किसी का दिल जो है वो खराब हो चुका है, तो उस केस में क्या होता है कि उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है. लीवर, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो इन दैट केस क्या होता है कि हम किसी हेल्दी डोनर को खोजते हैं और फिर उसके हेल्दी ऑर्गन को लेकर के हम उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है. हेल्दी डोनर कहने का मतलब वो है कि जिसकी डेथ हो चुकी है, ड्यू टू एक्सीडेंट उसकी डेथ हो गई, तो एक्सीडेंट के से उसकी डेथ हो गई, तो लेकिन उसका जो बॉडी है, उस बॉडी में जो उसका दिल मौजूद है, जो उसके लीवर्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उनसे अगर वो चाहें तो वो डोनेट कर सकते हैं, या अगर उनके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं, तो फिर हम इसमें इम्प्लांट करते हैं. लेकिन इस केस में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जिनमें हम लगा रहे होते हैं वो उनका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता. तो उसी में कहा जाता है कि लेकिन जब ट्विन्स होते हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कॉमन होती है, बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल होती हैं, तो उनका अगर वो डोनेट करके लगवा रहे हैं तो इन दैट केस जो है वो हमें जो रिजेक्शन के चांसेस है वो हमें नहीं देखने को मिलते. तो इन दिस केस द आइडेंटिकल ट्विन्स द चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन आर लेस. ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच कर जाता है, तो इससे क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ईजी होता है. ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है. अगला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिजीजेस. लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है, कुछ नया सा हमें देखने को मिल रहा है कि लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है. हाउ आर दे कॉज, ये कैसे होते हैं. नेम एनी 2 सच डिजीज. ऐसे ही 2 डिजीज के बारे में हमें बताना है, उनके बारे में.
तो कह रहा है कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस क्या है, तो लाइफ स्टाइल डिजीजेस आर दी डिजीजेस कॉज्ड बिकॉज ऑफ द वे ऑफ ए पर्सन लिव्स हिज लाइफ और इन डेली हैबिट्स। जैसा कि लाइफ स्टाइल डिजीज की हम जैसा डेली का जीवन जीते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ काम करते हैं, किस जगह पर हम काम करते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, खाना पीना, ये सारी चीज़ों के कारण जो बॉडी में चेंजेस आते हैं और उसके कारण अगर कोई डिजीज़ हो रहा है तो उससे हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उस केस में उसे मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर वो कहीं जाता है दोस्तों के साथ या फिर किसी जगह पे घर पे ही वो खा रहा है तो बहुत तरीके का रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो खाने से मना किया जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी खा रहे हो तो उस केस में क्या है कि आपका जो तबीयत है वो बिगड़ सकता है। तो वही चीज़ कह रहा है कैसे ये होते हैं, और ये दो डिजीज के नाम लेना है। तो लाइफ स्टाइल डिजीजेस कॉज बाय बिकॉज ऑफ द वे ऑफ ए पर्सन लिव्स इन हिज लाइफ और हिज डेली हैबिट्स एंड रूटीन। दे आर कॉज बाय अनहेल्दी ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, खाने में दिक्कत हो रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज आपका नहीं हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो डिजीजेस आते हैं बॉडी में उन्हें हमें लाइफ स्टाइल डिजीज का हमने नाम दे दिया। और ये फिर ऐसे दो डिजीज के बारे में पूछ रहा है, तो एक हमारे पास डायबिटीज़ है और एक हमारे पास हाइपरटेंशन है, जैसे कि हाई बीपी जिसे हम लोग कहते हैं। ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जो इस कारण से होते हैं, ठीक है। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा लाइफ स्टाइल डिजीज को बताने पे, 1 नंबर मिल जाएगा कैसे वो हो रहा है, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा कि नेम एनी 2 सच डिजीजेस के बारे में जब हमने बोल दिया तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन है इसमें आप 3 में 3 ले सकते हो, तो इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम चलते हैं आगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल हमसे कहता है कि इफ देयर आर 2 पैथोजेनिक वायरसेस, अगर यहाँ पर 2 पैथोजेनिक वायरसेस हैं, वन विथ डीएनए एंड अदर विथ आरएनए। तो हमारे कहने का मतलब है, क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 2 वायरस हैं यहाँ पे, एक वायरस है विद जो कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है जिसमें, और दूसरा जिसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। तो कह रहा है कि विच वुड म्यूटेट फास्टर एंड वाई, तो पहले कौन म्यूटेट करेगा। अब देखिए पहले कौन म्यूटेट करेगा, इसके लिए हम पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके बारे में बात करें तो ये सीधा क्या था, ये था राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब है कि यहां पर एक ऑक्सीजन जो है वो कम है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या है, दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर क्या है कि एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो दिस इज मोर रिएक्टिव लिखने से अच्छा है कि इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल एज, जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं विथ डीएनए, तो रिएक्टिव भी है ये। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में पहले तो ये रिएक्शन में जो भी चेंजेस है उसमें ये पार्ट लेना चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को ये हासिल करने के लिए। तो इसके कारण क्या है कि विच म्यूटेट फास्टर, अगर डीएनए वाला वायरस या फिर आरएनए वाला वायरस, तो यहां पर आरएनए वाला वायरस जो है ये पहले ये म्यूटेट करना चाहेगा, ये पहले चाहेगा कि वो म्यूटेट कर ले। तो if there are 2 pathogenic viruses, one with DNA and another with RNA, then one having RNA would mutate faster। तो जिसके पास RNA है वो पहले म्यूटेट करना चाहेगा, because RNA being the single stranded structure is quite unstable and can mutate as faster rate। तो ये उतना स्टेबल नहीं है और ये फास्टर रेट में म्यूटेट होना शुरू होगा। म्यूटेशन इसमें भी होगा बट स्लो रेट पे होगा, बाद में होगा। अगर पहले बोले तो पहले हमें RNA वाले वायरस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और इसी के साथ किया हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की बात करें या बात करें हम सीबीएसई हिंदी मीडियम की, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की बात करें या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड सीयूईटी की, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियोस देखने के लिए आपको आना है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप आ सकते हैं हमारे
ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं आप www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।